आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस किन्हें कहते हैं और एनिमल्स अपनी सर्वाइवल के लिए कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं। हम डाइजेशन और न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में समझेंगे और साथ ही साथ हम कुछ दूसरे एनिमल्स के भी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ दूसरे एनिमल्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। हम ब्रीफली यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और लास्ट में हम हेल्थ और हाइजीन के इम्पोर्टेंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस किन्हें कहते हैं। लाइफ प्रोसेसेस हम उन एक्टिविटीज़ को कहते हैं जो कि हमारे या किसी भी दूसरे एनिमल के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। यदि ये लाइफ प्रोसेसेस हमारी बॉडी में या किसी भी दूसरे एनिमल की बॉडी में एग्जीक्यूट ना हो तो हमारा या उस एनिमल का सर्वाइव करना मुश्किल होगा। लाइफ प्रोसेसेस के कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई एनिमल अपने फूड को कंज्यूम करता है, उस फूड में मौजूद कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करता है। इन सिंपलर सब्सटेंसेस का इस्तेमाल वो अपनी ग्रोथ और रिपेयर के लिए करता है। साथ ही साथ इन सिंपलर सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी ऑब्टेन करता है और उस एनर्जी की सहायता से अपनी दूसरी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, जैसे कि जंपिंग, रनिंग एट्सेट्रा। रेस्पिरेशन वो लाइफ प्रोसेस होती है जिसमें कि कोई एनिमल एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है और इस ऑक्सीजन की सहायता से अपने फूड से प्राप्त किए गए स्मॉलर सब्सटेंसेस को बर्न करके उससे एनर्जी ऑब्टेन करता है। यदि रेस्पिरेशन की प्रोसेस ना हो तो जो हम अपने फूड से सिंपलर सब्सटेंसेस ऑब्टेन करते हैं उन सिंपलर सब्सटेंसेस को बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसीलिए रेस्पिरेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब कोई भी एनिमल न्यूट्रिशन के द्वारा अपने फूड को कंज्यूम करता है और और उसमें मौजूद कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देता है तो उन सिंपलर सब्सटेंसेस को बॉडी तभी इस्तेमाल कर सकती है जब वो सिंपलर सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंच जाए। उन सिंपलर सब्सटेंसेस को हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंचाने का काम करती है सर्कुलेशन प्रोसेस। इसी तरह से जब हम या कोई भी दूसरा एनिमल रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है तो हम अपने लंग्स के द्वारा एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और इस एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम सर्कुलेशन प्रोसेस करता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि हमारी या फिर किसी भी दूसरे एनिमल की बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। और रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब कोई भी एनिमल अपने ही जैसा कोई दूसरा यंग वन प्रोड्यूस करता है, जैसे कि एक काऊ जब एक काफ को प्रोड्यूस करती है तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन प्रोसेस ये इंश्योर करती है कि किसी भी एनिमल की स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यू रहे। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि अपने फूड को कंज्यूम करना। हमारे फूड में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी या किसी भी दूसरे एनिमल की बॉडी डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हम पहले सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर दें और बाद में इन सिंपलर सब्सटेंसेस का इस्तेमाल कोई भी एनिमल अपनी ग्रोथ और रिपेयर के लिए और साथ ही साथ एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए कर सकता है। इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को डाइजेशन कहा जाता है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि हमारे फूड में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। हमारी बॉडी या फिर किसी भी दूसरे एनिमल की बॉडी इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकती। इसलिए यह इम्पॉर्टेंट होता है कि पहले हमारी बॉडी इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करे और उसके बाद उसका इस्तेमाल करे।
इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। और हमारी बॉडी में या फिर किसी भी दूसरे एनिमल की बॉडी में इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमंस में और बहुत सारे दूसरे एनिमल्स में भी डाइजेशन का प्रोसेस एक बहुत ही लॉन्ग ट्यूब के अंदर परफॉर्म किया जाता है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। यह ट्यूब माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे ख़त्म होती है। मतलब यह है कि माउथ से शुरू होकर के ये ट्यूब कंटिन्यूसली चलती रहती है और एनस पर जाकर के समाप्त होती है। इस लॉन्ग ट्यूब के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट ऑर्गन्स का नाम दिया जाता है। जैसे कि स्टमक, जैसे कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एट्सेट्रा। एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पोर्शंस को डिफरेंट ऑर्गन्स का नाम इसीलिए दिया जाता है क्योंकि ये कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जिन स्पेशलाइज्ड फंक्शन को दूसरा कोई पार्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। इसीलिए हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे या किसी भी दूसरे एनिमल के एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और इनके साथ साथ कुछ एसोसिएटेड ऑर्गन्स भी होते हैं। ये ऑर्गन्स डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं और इन डाइजेस्टिव जूसेस की सहायता से हमारे फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। हमारे फूड का डाइजेशन हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। जब हम अपने माउथ में किसी फूड आइटम के पीस को रखते हैं तो सबसे पहले हमारा टीथ उसे क्रश करके और च्यू करके उसे स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन कर देता है। इस प्रोसेस को हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। इसके बाद हमारे माउथ में सलाइवा सिक्रीट होता है। सलाइवा एक वाटरी सब्सटेंस होता है। सलाइवा के अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। ये डाइजेस्टिव जूसेस हमारे फूड आइटम में मौजूद स्टार्च को, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए हम यह देखते हैं कि जब हम अपने फूड आइटम को थोड़ी देर तक चबाते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा स्वीट हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि सलाइवा में मौजूद डाइजेस्टिव जूसेस हमारे फूड आइटम में मौजूद स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं और शुगर का टेस्ट स्वीट होता है। स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने के अलावा सलाइवा हमारे फूड को मॉइस्ट भी बनाता है। हमारा टंग इसे फूड पार्टिकल्स के साथ सलाइवा को मिक्स कर देता है और जब हमारा फूड आइटम मॉइस्चर्ड हो जाता है तो इसे स्वेलो करना आसान होता है और फूड आइटम को स्वेलो करने में टंग हमारी हेल्प करता है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि हमारे माउथ में सलाइवा सिक्रीट होता है। इस सलाइवा के अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि हमारे फूड में मौजूद स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे माउथ में ही फूड का पार्शियल डाइजेशन हो जाता है। इसके अलावा सलाइवा हमारे फूड को मॉइस्ट बनाता है और मॉइस्टन्ड होने की वजह से हमारे फूड को स्वेलो करना आसान हो जाता है। जब हम फूड को स्वेलो कर लेते हैं तो हमारा फूड हमारे माउथ से हमारे एलिमेंट्री कैनाल के एक दूसरे पार्ट में चला जाता है जिसे हम फूड पाइप या ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस हमारी हेल्प करता है कि फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए ईसोफेगस के अंदर कुछ वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जिन्हें हम पेरिस्टेल्सिस कहते हैं। पेरिस्टेल्सिस हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है और अ, इन वेव लाइक मोशन की वजह से ही हमारा फूड हमारे एलिमेंट्री कैनाल में आगे की तरफ मूव करता है। तो जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं कि जब हमने फूड को स्वेलो किया तो फूड के ऊपर का हिस्सा तो कॉन्ट्रैक्ट करता है और फूड के नीचे का हिस्सा रिलैक्स कर जाता है जिसकी वजह से फूड नीचे की तरफ पुश हो जाता है। इसके बाद और जैसा कि हमने यह भी डिस्कस किया था कि ये पेरिस्टेल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस जो होती हैं ये वेव लाइक होती हैं। तो उसके जब ये फूड नीचे खिसक जाता है तो फूड के जस्ट ऊपर का हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके जस्ट नीचे का हिस्सा रिलैक्स कर जाता है जिससे कि फूड और नीचे पुश हो जाती है। जब फूड और नीचे चला जाता है तो उस फूड के ऊपर जस्ट ऊपर मौजूद मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसके जस्ट नीचे मौजूद मसल रिलैक्स कर जाती है जिसकी वजह से फूड फिर से नीचे की तरफ पुश हो जाता है और इस तरह से फूड धीरे धीरे नीचे की तरफ पुश होता हुआ स्टमक तक पहुंच जाता है।
ईसोफेगस से जब फूड स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक वॉल्स के कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस की वजह से फूड की चर्निंग होती है। इसका मतलब यह है कि फूड और भी छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक डाउन हो जाता है। स्टमक की इनर लाइनिंग कुछ सिक्रीशंस प्रोड्यूस करती है। इस सिक्रीशंस में तीन चीज़ें होती हैं। पहला है डाइजेस्टिव जूस, दूसरा है एसिड और तीसरा है म्यूकस। म्यूकस का काम होता है कि वो स्टमक की इनर लाइनिंग के द्वारा प्रोड्यूस्ड सिक्रीशंस में मौजूद एसिड से स्टमक वॉल की प्रोटेक्शन करे। यदि ये म्यूकस नहीं होता तो स्टमक की इनर लाइनिंग के द्वारा प्रोड्यूस एसिड से खुद स्टमक वॉल ही डिस्ट्रॉय हो जाता। एसिड का काम होता है कि फूड में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करना और फूड में मौजूद प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना। स्टमक की इनर लाइनिंग के द्वारा प्रोड्यूस किए गए सिक्रीशंस में जो डाइजेस्टिव जूसेस मौजूद होते हैं, ये डाइजेस्टिव जूसेस फूड में मौजूद प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। स्टमक में फूड को पार्शली डाइजेस्ट किया जाता है। मेनली इसमें प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन किया जाता है और इस ब्रेक डाउन प्रोसेस के दौरान फूड को एक सेमी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया कर दिया जाता है और इसके बाद फूड ट्रांसफ़र कर दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक से पार्शली डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में इसका डायमीटर कम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 6 मीटर्स, इसके विपरीत लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 1.5 मीटर्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फूड की फर्दर डाइजेशन होती है। हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन तीन सोर्सेज से सिक्रीशंस रिसीव करता है। पहला सोर्स तो स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद इनर वॉल होता है। दूसरा सोर्स होता है लिवर, जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल के साथ एक एसोसिएटेड ऑर्गन है। और तीसरा सोर्स होता है पैंक्रियाज, जो कि अगेन हमारे एलिमेंट्री कैनाल के साथ एक एसोसिएटेड ऑर्गन है। लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जो स्टमक से जो फूड आता है वो एसिडिक होता है और बाइल बेसिक होता है, इसीलिए बाइल हमारे स्टमक से आने वाले फूड को बेसिक बनाता है और साथ ही साथ हमारे फूड में मौजूद फैट को स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि उसे डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है। पैंक्रियाज पैंक्रिएटिक जूस सिक्रीट करता है। पैंक्रिएटिक जूस हमारे फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करता है। इसी के साथ साथ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल के द्वारा प्रोड्यूस किया गया सिक्रीशन भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करता है। जब हमारे फूड में मौजूद कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तब इन डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में मौजूद ब्लड वेसल्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होने के बाद न्यूट्रिएंट्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव करके स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में मौजूद ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं। यह ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती रहती है और इस सर्कुलेशन प्रोसेस के दौरान न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से मूव करके स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में मौजूद ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को यानी कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें हम विलाई कहते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की वजह से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स को काफ़ी एफिशिएंटली एब्जॉर्ब किया जा सकता है। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे फूड में मौजूद मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट कर लेता है और एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड सेमी लिक्विड फूड बचता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में सेंड कर देता है। लार्ज इंटेस्टाइन इस सेमी लिक्विड अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और सॉल्ट्स भी एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर की एब्जॉर्प्शन की वजह से यह अनडाइजेस्टेड सेमी लिक्विड फूड सेमी सॉलिड फॉर्म ले लेता है और इस अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड फूड को ही हम स्टूल कहते हैं।
लार्ज इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट, जिसको कि रेक्टम कहते हैं, उसमें यह स्टूल स्टोर होता रहता है। और जब बॉडी रेडी होती है इसे एक्सपेल करने के लिए, तो इसे एनस के थ्रू एक्सपेल कर दिया जाता है। जब बॉडी इस स्टूल को एक्सपेल करती है तो इस प्रोसेस को ईजेशन कहा जाता है। यदि हम अपने फूड में फाइबर रिच फूड प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एट्सेट्रा, तो उससे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है, क्योंकि फाइबर रिच फूड्स हमारे स्टूल को पास करने में हेल्प करते हैं। अब तक हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में डिस्कस किया। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि दूसरे एनिमल्स में डाइजेशन किस तरह से होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरह के फूड आइटम्स को कंज्यूम करते हैं, इसीलिए डिफरेंट एनिमल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्लाइटली डिफरेंट होता है। रूमिनेंट्स, जिनके एग्जाम्पल हैं काऊ और बफेलो, ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं। ये ग्रास को पार्शली च्यू करके स्वेलो कर लेते हैं। यह पार्शली च्यूड ग्रास इनके स्टमक के एक कंपार्टमेंट में जाकर स्टोर हो जाती है, जहां पर इसकी डाइजेशन प्रोसेस होती रहती है। जब ये एनिमल्स फ्री होकर के बैठते हैं तो इस पार्शली डाइजेस्टेड ग्रास को वापस अपने स्टमक से मुंह में लेकर आते हैं और उनको थॉरोली च्यू करते हैं। इस थॉरो च्यूइंग के प्रोसेस को रूमिनेशन कहा जाता है, और इसीलिए इन एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहते हैं। अपने पार्शली डाइजेस्टेड फूड को अपने माउथ में थॉरोली च्यू करने के बाद ये वापस से एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू इसे अपने स्टमक में भेज देते हैं, जहाँ पर कि इस ग्रास का फर्दर डाइजेशन प्रोसेस कंटिन्यू होता है। जैसा हम जानते हैं कि बर्ड्स में टीथ नहीं होता, तो ये फूड को स्वेलो कर लेते हैं, और यह फूड इनके एलिमेंट्री कैनाल में एक ऑर्गन होता है जिसे गिजार्ड बोलते हैं। यह फूड गिजार्ड में पहुंच जाता है, और जब ये अपना फूड कंज्यूम कर रहे होते हैं तो उस समय पर कुछ स्टोन्स को भी स्वेलो कर लेते हैं। तो गिजार्ड में ये फूड भी चला जाता है, और ये छोटे छोटे स्टोन्स भी चले जाते हैं, जिनको ग्रिट कहते हैं। गिजार्ड के मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फूड की ग्राइंडिंग होती है, और गिजार्ड के अंदर जो इन बर्ड्स के द्वारा स्वेलोड ग्रिट है, वो भी हेल्प करते हैं कि फूड को अच्छे से ग्राइंड कर सकें। तो बर्ड्स में डाइजेशन प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है। अब तक हमने न्यूट्रिशन प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस किया। अब हम एक और लाइफ प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसा कि हमने देखा कि न्यूट्रिशन प्रोसेस के दौरान हम फूड में मौजूद कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर लेते हैं, और यह सिंपलर सब्सटेंसेस हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की सहायता से बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंच जाता है। लेकिन इन सिंपलर सब्सटेंसेस को हम डायरेक्टली एनर्जी की फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। इसमें हमारी हेल्प करता है रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन प्रोसेस फूड के इन सिंपलर सब्सटेंसेस को फर्दर ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इसी एनर्जी की सहायता से हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ जैसे कि वॉकिंग, रनिंग एट्सेट्रा को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि रेस्पिरेशन प्रोसेस हमारी हेल्प करता है कि हम फूड से एनर्जी को ऑब्टेन कर सकें, और इस ऑब्टेन्ड एनर्जी की सहायता से डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। सभी एनिमल्स की बॉडी में एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। यह रेस्पिरेटरी सिस्टम दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। एक को हम बोलते हैं ब्रीदिंग, और दूसरे को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग का मतलब होता है एयर को इनहेल करना और एक्सहेल करना। यह एक फिजिकल प्रोसेस होती है। इसके विपरीत रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस होती है। इसमें जब हम एयर को इनहेल करके उसके अंदर से ऑक्सीजन को बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो बॉडी उस ऑक्सीजन के का इस्तेमाल करके फूड के सिंपलर सब्सटेंसेस के साथ केमिकली रिएक्ट करके एनर्जी को रिलीज करती है। इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसा कि अभी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को डिस्कस किया, तो अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। इस दिए हुए डायग्राम में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को दिखाया गया है। जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम की सहायता से देख सकते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स से।
नॉस्ट्रल से अगर हम अंदर की ओर मूव करें तो हम पहुंचते हैं नेजल पैसेजेस पर। नॉस्ट्रल्स के अंदर हेयर होती हैं और म्यूकस होता है। ये हेयर और म्यूकस हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू एंटर करने वाली एयर में से डस्ट और डर्ट को सेपरेट कर देते हैं और केवल फिल्टर्ड एयर ही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर कर पाती है। जब हम नेज़ल पैसेजेस से अंदर की तरफ मूव करते हैं तो हम पहुंचते हैं विंड पाइप पर। यह विंड पाइप लंग्स के लेवल पर दो ब्रांचेस में डिवाइड कर जाती है। इसमें से हर एक ब्रांच एक लंग्स को सप्लाई करती है। जैसा कि हम देख सकते हैं इस दिए हुए डायग्राम में कि हमारे दो लंग्स होते हैं और विंड पाइप इन दोनों ही लंग्स को एयर सप्लाई करती है। इन दोनों ही लंग्स में जो विंड पाइप के ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस फर्दर डिवाइड होते रहते हैं और ये एंड करते हैं एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर पर, जिसको कि हम एल्वियोलाई बोलते हैं। अगर हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपने लंग्स के नीचे देखें तो यहाँ पर एक डोम शेप्ड मसल होती है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं और हमारे लंग्स को रिब केज प्रोटेक्ट करता है। अब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस होती है। ब्रीदिंग का मतलब होता है एयर को इनहेल करना और एक्सहेल करना। इस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस में बहुत सारी मसल्स हमारी हेल्प करती हैं। ये मसल्स मोस्टली ब्रेन के डायरेक्ट कंट्रोल में होती हैं, यानी कि इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं। हालांकि हमारा थोड़ा बहुत कंट्रोल इन पर होता है। जैसे कि जब हम सांस को रोकते हैं तो हम अपनी विल पावर से इसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन मोस्टली ये सारी मसल्स ब्रेन के डायरेक्ट कंट्रोल में होती हैं और हमारा इन पर वॉल्यूंटरी कंट्रोल नहीं रहता। जब इन्हेलेशन प्रोसेस होती है तब हमारी मसल्स कुछ इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि हमारी रिब्स आउटवर्ड और अपवर्ड मूव करती है और हमारी डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करती है। जब ऐसा होता है तो हमारे चेस्ट कैविटी में स्पेस बढ़ जाता है और स्पेस बढ़ने की वजह से चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेशर कम हो जाता है। अब क्योंकि बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर से ज़्यादा होता है, इसीलिए एयर अंदर की तरफ एंटर करती है और हमारे लंग्स में एंटर कर जाती है। इसके विपरीत जब एक्सहेलेशन प्रोसेस होता है तो हमारी मसल्स कुछ इस तरह से वर्क करती हैं कि हमारे रिब्स इनवर्ड्स और डाउनवर्ड्स मूव करते हैं और हमारा डायफ्राम अपवर्ड मूव करता है। जब ऐसा होता है तो हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर स्पेस कम हो जाता है और स्पेस के कम होने की वजह से अंदर एयर प्रेशर बढ़ जाता है और इस वजह से एयर फोर्सफुली हमारे लंग्स से बाहर कर दी जाती है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज किस तरह से होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इनहेलेशन प्रोसेस के दौरान फ्रेश एयर हमारे नॉस्ट्रल्स से एंटर करके हमारे विंड पाइप के थ्रू होते हुए लंग्स तक पहुंचती है और अल्टीमेटली एल्वियोलाई में पहुंच जाती है। एल्वियोलाई बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनके चारों तरफ बहुत ही थिन ब्लड वेसल्स होते हैं। जब हम फ्रेश एयर को इनहेल करते हैं तो इस फ्रेश एयर में 21% ऑक्सीजन होती है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके विपरीत एल्वियोलाई के चारों तरफ मौजूद ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। क्योंकि फ्रेश एयर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और एल्वियोलाई के चारों तरफ मौजूद ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो इस कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन फ्रेश एयर से निकल करके एल्वियोलाई के चारों तरफ मौजूद ब्लड वेसल्स में चली जाती है। और इसी तरह से हम जानते हैं कि एल्वियोलाई में मौजूद ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और एयर में फ्रेश एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। तो इस कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से एल्वियोलाई के चारों तरफ मौजूद ब्लड वेसल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर के एल्वियोलाई में चली जाती है। तो इस तरह से गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है और जो एल्वियोलाई के अंदर एयर होती है उसे हम एक्सहेल कर देते हैं। तो जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं तो उस एयर में केवल 15 to 16% ऑक्सीजन होती है और करीब 5% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मतलब कि जिस एयर को हम इनहेल करते हैं
उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम होती है, और जिस एयर को हम एक्सहेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जब हम फ्रेश एयर को इनहेल करते हैं तो हालांकि उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, और जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं तो उसमें 15 to 16% ऑक्सीजन होती है। तो इसका मतलब ये है कि हम जिस एयर को इनहेल कर रहे हैं उसमें मौजूद ऑक्सीजन का कुछ परसेंटेज ही एक रेस्पिरेशन के दौरान अपने ब्लड में ट्रांसफ़र करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम फूड के सिंपलर सब्सटेंसेस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के उससे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो रेस्पिरेशन को हम सिंपल एक वर्ड इक्वेशन के द्वारा भी लिख सकते हैं। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इस एनर्जी का इस्तेमाल हम अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में कर सकते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि दूसरे एनिमल्स किस तरह से ब्रीथ करते हैं। फिश, जो कि एक एक्वेटिक एनिमल है, वो गिल्स की सहायता से ब्रीथ करती है। गिल्स रिचली सप्लाइड विद ब्लड होते हैं, और फिश गिल्स की सहायता से ही वाटर में डिजॉल्व्ड गैसेस को अपनी बॉडी से एक्सचेंज करती है। फ्रॉग्स, जो कि एम्फीबियंस होते हैं, यानी कि ये लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। फ्रॉग्स अपनी लाइफ की अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग ऑर्गन्स का इस्तेमाल करके ब्रीदिंग करते हैं। जब ये टेडपोल्स होते हैं तो ये गिल्स की सहायता से ब्रीदिंग करते हैं, और जब ये एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये लैंड पर तो लंग्स की सहायता से ब्रीदिंग करते हैं, और जब ये वाटर में होते हैं तो अपने स्किन के थ्रू गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। अर्थवर्म अपनी मॉइस्ट स्किन को यूज़ करके गैसेस को एक्सचेंज करता है। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स हैं हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फूड में मौजूद कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है, तो हमारी बॉडी इन सिंपलर सब्सटेंसेस का इस्तेमाल तभी कर सकती है जब ये सिंपलर सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंच जाएं। इसी तरह से जब हमारे लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है और एल्वियोलाई के अराउंड मौजूद ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन पहुंच जाती है, तो इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स तभी कर सकते हैं जब ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंच जाए। तो हमारे फूड के सिंपलर सब्सटेंसेस को और ऑक्सीजन को बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स हैं हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। हार्ट ब्लड को पंप करता है, ब्लड ऑक्सीजन को और हमारे फूड के सिंपलर सब्सटेंसेस को बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाती है। इसके अलावा जब हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फूड की कंजम्पशन होती है तो उस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट है, और इस वेस्ट को हमारा ब्लड ही कैरी करके वापस से एल्वियोलाई तक लेकर आता है, ताकि इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किया जा सके। इसी तरह से बॉडी में कुछ और भी वेस्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, उन वेस्ट्स को भी अपने टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। हेल्दी रहने के लिए यह इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम और अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखें। डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए यह इम्पॉर्टेंट है कि हम फाइबर रिच फूड्स को कंज्यूम करें। फाइबर रिच फूड्स के एग्जांपल्स हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एट्सेट्रा। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए यह इम्पॉर्टेंट है कि हम स्मोकिंग को अवॉइड करें। ऐसा करके हम कैंसर जैसी बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने ये जाना कि कैसे डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस एक एनिमल के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल में डिस्कस किया। हमने यह जाना कि किस तरह से डाइजेशन फूड में मौजूद कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करता है। हमने यह भी समझा कि कैसे रेस्पिरेशन हमारी हेल्प करती है कि हम फूड से एनर्जी को रिलीज़ कर सकें, और हमने यह भी जाना कि कैसे डिफरेंट एनिमल्स अपने डाइजेस्टिव और ब्रीदिंग सिस्टम्स को अडेप्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स के फूड को कंज्यूम करने के लिए और डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट्स में रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।